जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अल्ट्रा ड्रीम स्टडी की यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, हम लोग आर्टिकल 32 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वहां तक कंप्लीट कर चुके हैं मौलिक अधिकारों को। अब ये इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 33 है उसमें सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। सशस्त्र बल और उनके मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 33 संसद को यह अधिकार देता है। सबसे पहले इसमें संसद की बात की गई है। जो आर्टिकल 33 है वो संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों, ये जितने भी सेना से संबंधित बल हैं, ठीक है, फोर्स, तो सशस्त्र बलों जैसे पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, ठीक है, इसके अलावा खुफिया एजेंसी भी जितनी है, आदि के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। ये इन सभी के मूल अधिकारों पर ये लोगों के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके, यानी कि उचित प्रतिबंध लगा सके। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है। आर्टिकल 33 में जो इसका उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखना है। ठीक, एक बार और देख रहे हैं इसको। आर्टिकल 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसी आदि के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। ये जो जितने भी पुलिस फोर्स हैं इन पर ये प्रतिबंध लगा सके संसद। ठीक है, आर्टिकल 33 संसद को यह शक्ति देती है कि इन पुलिस बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। ठीक है, इसीलिए आर्टिकल 33 उपलब्ध है हमारे लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है इन पर प्रतिबंध लगाने का, इनके मौलिक अधिकारों पर? इसका उद्देश्य है कि ये समुचित रूप से कार्य करें और उनके बीच में अनुशासन बना रहे, इसलिए ये बनाया गया है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 33 जो है वो विधि निर्माण का अधिकार संसद को है, ये कहता है। आर्टिकल 33 कहता है कि विधि निर्माण का अधिकार संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को। तो ये भी बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि आर्टिकल 33 कहता है कि विधि या कोई भी कानून बनाने का अधिकार संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को। हालांकि राज्य विधानमंडल अलग से राज्य के लिए कानून बनाते हैं, ठीक है, अपने राज्य से संबंधित। ठीक है, हालांकि जो कोई देशव्यापी कानून है तो वो बनाने का अधिकार किसको है, या मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है, वो केवल संसद को है। आर्टिकल 33। ठीक, तो इसको भी आप लोग याद रखिए। अब चलिए देखते हैं आर्टिकल 34 को। देखिए आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ यानी कि सेना का कानून, सैन्य कानून, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ इसको बोलते हैं, या फिर सेना का कानून। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया। ठीक है, देखिए यह अनुच्छेद मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब कहीं मार्शल लॉ या फिर सेना का कानून लागू हो। ठीक है, जब कहीं सेना का कानून लागू हो जाता है तब आर्टिकल 34 के तहत मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए। देखिए मार्शल लॉ जो है वो अंग्रेजी कानून से लिया गया है। ठीक है, मार्शल लॉ जो है वो अंग्रेजी कानून से लिया गया है और संविधान में इसकी व्याख्या नहीं की गई है। संविधान में ये नहीं बताया गया है कि मार्शल लॉ क्या है। ठीक है, तो ये नहीं बताया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको परिभाषित किया है, सेना का कानून। ठीक है, मार्शल लॉ को क्या बोला जाएगा, सेना का कानून या सैन्य कानून। ठीक है, देखिए मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, अशांति, दंगे या कानून के उल्लंघन पर जारी किया जा सकता है। ठीक है, मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों में, साधारण परिस्थितियों में जारी इसको नहीं किया जाता है, सेना का कानून। ठीक है, सेना के कानून की वजह से मौलिक अधिकारों पर प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन ये आपातकाल नहीं होता है, इसको आप लोग याद रखिए। ठीक है, जो मार्शल लॉ है वो आपातकाल से अलग है। अभी हम आगे थोड़ी बता देंगे कि आपको मार्शल लॉ यानी कि सेना के कानून और आपातकाल में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर समझ में आ जाएगा। देखिए असाधारण परिस्थितियों में जैसे युद्ध, अशांति, दंगे, यहाँ पर युद्ध, अशांति, दंगे इसकी बात हो रही, तो इसको आप लोग आपातकाल मत समझ लीजिएगा। ठीक है, यह कानून के उल्लंघन पर इसको जारी किया जा सकता है। देखिए यह देश में अभी तक एक भी बार लागू नहीं किया गया है सेना का कानून, इसको भी आप याद रखिए। देश में अभी तक बिल्कुल जीरो है इसकी संख्या, एक भी बार लागू नहीं किया गया है सेना के कानून को या मार्शल लॉ को। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि मार्शल लॉ और आपातकाल में अंतर क्या होता है। देखिए जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें और मार्शल लॉ या सेना के कानून में क्या अंतर है। देखिए जो सेना का कानून होता है या सैन्य शासन होता है, यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें सिर्फ मूल अधिकार प्रभावित होते हैं, और इसमें क्या होता है, मूल अधिकार भी प्रभावित होते हैं और आपातकाल में, और केंद्र राज्य संबंध में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, राजस्व वितरण में प्रभाव पड़ता है केंद्र और राज्यों के बीच में। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या होता है, संसद का कार्यकाल भी एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है आपातकाल में, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है, हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए
अगला अंतर है, यह सरकार सरकार प्लस साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित कर देता है। क्या करता है? निलंबित कर देता है, बर्खास्त नहीं करता है। ठीक है, ये जो सेना का कानून होता है इसमें। ठीक है, लेकिन यह क्या करता है? राष्ट्रीय आपातकाल यह इसको जारी रखता है, सरकार को भी जारी रखता है और साधारण कानूनी न्यायालय हैं उनको भी जारी रखता है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, इसे देश के विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है, सभी जगह इसको लागू नहीं किया जा सकता है, केवल विशेष क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है इसे पूरे देश या देश के किसी एक हिस्से में लागू किया जाता है। ठीक है, और ये जो सेना का कानून है ये संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया है कि सेना का कानून क्या है, केवल इसका सुप्रीम कोर्ट ने अर्थ बताया है कि मार्शल लॉ जो होगा वो सेना का कानून कहलाता है। ठीक है, और देखिए संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था पूरी तरह से है, तो ये आप लोग याद रखिए। ठीक, अब देखिए आर्टिकल 35 क्या कहता है। ये हमारी मौलिक अधिकारों का अंतिम आर्टिकल है। आर्टिकल 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार बताए गए हैं। ठीक है, देखिए इसमें है अनुच्छेद 35 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए जो अनुच्छेद 35 है, संसद को, केवल संसद, इसका मतलब केवल संसद, ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट। ठीक है, केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है, केवल संसद को प्राप्त है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, देखिए संसद आर्टिकल 35 के तहत अनुच्छेद 16 कुछ विशेष आर्टिकल बताए थे ना मैंने कि कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है संसद को। तो वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं? आर्टिकल 16 जिसमें बताया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 32, ठीक है, इसके लिए भी, और आर्टिकल 33, 34, ठीक है, इन संबंधों के बारे में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 35। किसको? केवल संसद को। ठीक है, केवल संसद को, ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट को, ना कि राज्य के विधानमंडल को। ठीक है, तो इसमें इतनी ही बात बताई गई है आर्टिकल 35 में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी आर्टिकल थे उनको डिटेल के साथ में कंप्लीट कर लिए हैं। और दोस्तों अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग पॉलिटी जितने भी है सीरीज वाइज, चैप्टर वाइज कंप्लीट करते जाएंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।